नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है जो कहते हैं कि जो खेती है वो फ़ायदे का सौदा नहीं है और खेती से दूर जाते हैं। उसके अलावा जो है खुद दूर जाके अपने बच्चों को भी दूर भेजना चाहते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक है वो लगातार, कृषि वैज्ञानिक लगातार इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे जो किसान हैं वो अपनी खेती से ज़्यादा आय ले सकें। सरकार अलग अलग तरह की स्कीमें देती है जनता को, किसानों को, और स्कीमों के ऊपर सब्सिडी देती है ताकि जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें। तो इस तरह की कुछ स्कीमें हैं जिनमें सरकार खुद कहती है कि आप ये चीज़ें करिए, हम आपकी मदद भी करेंगे और आप इसमें बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है और अच्छी क्वालिटी की जो आपको पौध है वो दी जाती है ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो ये चीज़ें हैं, इनका फ़ायदा कैसे उठाया जाए इस पे मैंने थोड़ा खुद रिसर्च किया। लेकिन मुझे लगा कि जो प्रोफेशनल हैं इस चीज़ के और जो इन चीज़ में सारा दिन लगे रहते हैं उनसे पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो जो बता सकते हैं वो हम नहीं बता सकते। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र सिहाग जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, और इनसे हम जानेंगे कि किसान भाई जो हैं वो कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, दुगना तिगुना कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे जो है इन चीज़ों में बढ़त पा सकते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिहाग सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर ये बताइए कि जो किसान भाई हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीमें दी जाती हैं? जी, किसानों के लिए सरकार की तरफ से, जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट का नाम है बागवानी विभाग, जी, तो जो परंपरागत खेती है उससे हटके जो खेती है वो हम लोगों से करवाते हैं, और वो करने के लिए जो रिस्क कवर है उसके रूप में बहुत सी सब्सिडीज हम किसानों को देते हैं, ताकि उसको परंपरागत खेती से छोड़ के अगर नई खेती में आता है तो उसको एक जो खर्चा होता है उससे बचा जा सके, और अगर नुकसान होने की संभावना कोई हो जाती है प्राकृतिक रूप से तो उसमें उसको ज़्यादा लॉस ना हो। इसके लिए हमारी जैसे नया बाग लगाने पे सब्सिडी है, 40% सब्सिडी हम देते हैं। जो इस क्षेत्र में हमारा किसान अनार, अमरूद, बेर, आंवला, नींबू, किन्नू, मौसमी, माल्टा, इन सभी का बाग लगा सकता है। और जो टिश्यू कल्चर के जो प्लांट्स हैं, अनार, खजूर, इन पे 75% हम सब्सिडी किसानों को देते हैं, और बाकी पे 40% सब्सिडी है। जी। तो जो लागत है वो कितनी आती है? सबसे पहले जैसे कि आपने बताया अनार का अगर खेत किसी किसान को लगाना है तो कितनी उसकी स्टार्टिंग में लागत आएगी और कितना उसको बेनिफिट मिलेगा? ये लगभग 40 से 50 रुपये टिश्यू कल्चर का प्लांट्स का रेट रहता है। जी। तो 1 एकड़ में आप 450-500 स्पेसिंग के हिसाब से अलग अलग पौधे लगते हैं। जैसे 20 बाई 20 पे लगाओगे तो 120 ही पौधे लगेंगे, अगर नज़दीक लगाओगे तो डबल हो जाएंगे 20 बाई 20 फुट पे। जी। ठीक है, तो उस हिसाब से उसके 40 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जितने ज़्यादा पौधे लगाओगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि केयर करना, सारे काम करना, स्प्रे करना, इंटरकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो सेम रहेंगी, क्योंकि फल पौधे पे ही लगना है। तो हाई डेंसिटी पे अगर करके किसान बहुत अच्छा इससे इनकम कमा सकते हैं। ओके। तो एक किले में आपने बताया कि जैसे पूरा एक किला आपने जिसको बोलते हैं 198 बाई 220 फुट, उसमें कितने पौधे लग जाएंगे और उसमें कितनी लागत उनकी टोटल आएगी और सरकार से कितना सहायता मिलेगी? इसमें 800 तक पौधे लग सकते हैं 800 हाई पौधे लग डेंसिटी। जाएंगे। बिल्कुल। तो 800 पौधों की लागत कितनी हो जाएगी? 32,000 के आसपास। 32,000 के आसपास किसान की लागत होगी, सब्सिडी मिला के या सब्सिडी हटा के? सब्सिडी हटा के, ये कुल लागत बताए ना, जो पौधों की कीमत होगी। इसमें गड्ढा भी खोदेगा, 10-12 रुपये गड्ढे खुदाई पे भी लागत आ जाती है। फिर उसमें आधी खाद और आधी मिट्टी मिलानी होती है, वो लेबर का भी खर्चा है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो कॉस्ट आकी गई है उसका 40% जो डिपार्टमेंट किसान को देता है, बाकी सारा काम किसान ने ही करना होता है। ओके। तो जो अनार जिस तरह की परंपरागत खेती से हटके एक तरह से उन किसानों के लिए एक परंपरागत खेती से हटके बिजनेस हो गया या एक तरह से नई खेती होगी, तो उसमें उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे उनको उनकी केयर करनी है, किस किस टाइम पे क्या करना है। क्या डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ बताया जाता है या वो अपनी तरफ से कहीं से नॉलेज लें? जी बिल्कुल, इसके लिए हम भी किसानों को समय समय पर बताते रहते हैं। हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं गांव-गांव में,
बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल में, वहाँ हम 3 से 5 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। रहना खाना पीना वो फ्री होता है किसानों को। इसके साथ हिसार जिले के किसानों को ये भी लाभ है कि यहाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो यहाँ भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सभी जिले के किसान कृषि विज्ञान केंद्र सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, एक एक होते हैं, वो भी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं समय समय पर। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक भी स्पॉन्सर करता है ट्रेनिंग, तो वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं किसान। पंजाब नेशनल बैंक का क्या रोल आ गया है इसमें, वो क्या करते हैं? वो किसानों की आय दुगनी करने के लिए ही ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर हैं उसके, जैसे हिसार में या गंगवा में है, तो वो भी समय समय पर जो भी खेती बाड़ी से संबंधित और सभी तरह की जिससे ग्रामीण रोजगार का उत्थान हो सके, उस तरह की सारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं वो। उसमें बागवानी भी एक विषय रहता है। तो दोस्तों, जितनी स्कीमें हैं सब पे मैं बारी बारी से बात करूंगा। अभी मैंने अनार पे बात की, इसके बाद में बात करते हैं खजूर के बारे में। तो हरियाणा में या दूसरे एरिया में ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा। जो स्कीमें हैं वो स्टेट बाय स्टेट थोड़ी बहुत परसेंटेज वेरी कर सकती है, थोड़ी बहुत परसेंटेज बदल सकती है, लेकिन सब्सिडी आप लगभग सेम मान के चलिए। हर जगह पे आपको लगभग सब्सिडी मिलेगी, कहीं पे 70% हो सकती है, कहीं 5-10% का ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि स्टेट में कितनी सब्सिडी है। अगर हम बात करें खजूर की, सर इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? खजूर का 75% इसमें अनुदान है। ये टिश्यू कल्चर के ऊपर स्कीम बनाई हुई है। तो टिश्यू कल्चर का पौधा लगभग 4000 के आसपास मिलता है, उसमें लगभग 2000 रुपये, हाँ 2000 रुपये प्रति पौधा सब्सिडी हो जाती है। ओके जी। तो 1 किले में कितने खजूर के पौधे लगते 56 से 58 के आसपास पौधे लगेंगे हैं? 1 एकड़ में। मेल कुछ और फीमेल 8-7 मेल उसमें रखने जरूरी होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन का उसमें चक्कर रहता है। ओके, तो 1 किले में लगभग 58 के 56-58 लग जाते हैं, मतलब इसमें गैप काफ़ी देना पड़ता है। 25 बाई 25 फुट आपस में। तो खजूर का पौधा जो है काफ़ी बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, उसे स्लो ग्रोथ है, चौथी साल से फल देना शुरू करता है और लगभग 100 साल तक भी फल देता है। 100 साल तक देता है। तो इसके साथ साथ किसान भाई नीचे जो बाकी ज़मीन है उस पर तो अपनी खेती कर सकते हैं ना? बिल्कुल, जो बीच की जगह बच गई खाली, उसमें आप अपनी खेती कर सकते हैं। जैसे अगर बागवानी की सब्जियां जो हैं वो उगा सकते हैं। इस समय जैसे सब्जियों का बेस्ट सीजन है अगेती सब्जियां लेने का, हमारे पास उसमें भी बहुत सी स्कीमें हैं। अगर कोई भी किसान भाई संकर सब्जी उत्पादन करता है, खरबूज, तरबूज, ये या भिंडी, घिया, तोरू, तरकाकड़ी, जो पेठा, आने वाली जो भी बेलवाड़ियों का ना अब अगेती का सही टाइम है। पौध अपनी तैयार करवा लेते हैं। पौध तैयार करने में भी अभी हमारे सेंटर हैं, घरौंडा सेंटर है जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, वो हम 50% सब्सिडी पे ही पौध तैयार करके उच्च गुणवत्ता के बीजों की किसानों को देते हैं उसमें। तो वो अगेती अब लगा सकते हैं। उनको 8000 रुपये तो सब्जी लगाने पे मिलेंगे। दूसरा, अगर उसमें घास फूस ना उगे, उसके लिए अगर मल्चिंग सीट बिछाएंगे, पॉलीथीन बिछता है ज़मीन पे, तो उस पर 6400 रुपये उस पर अनुदान हो जाएगा। इसके बाद पाड़े से, जैसे अब पाड़े से नुकसान हो सकता है फसलों को, पाड़े से ढकने के लिए उसमें लो टनल बनती है, सुरंग सी बन जाती है सफ़ेद पॉलीथीन की, पाड़े से बचाव के लिए ढक देते हैं। रात को धूप निकलती तब उसको हटा देते हैं, तो उसमें टेम्परेचर बना रहता है, ग्रोथ भी अच्छी रहती है और पाड़े से नुकसान नहीं होता पौधा का। तो उसमें भी 50% अनुदान, लगभग 40,000 रुपये प्रति एकड़ हम किसान को उसमें भी मदद देते हैं। ओके, टोटल कॉस्टिंग कितनी आ जाती है उसके अंदर जो लगाते हैं? ये 50% है, तो इससे दुगनी आ जाएगी किसान। ओके, 50% सब्सिडी। ओके, अमरूद की अगर हम बात करें सर, अमरूद में काफ़ी सारी बीमारियों का खतरा रहता है। आमतौर पे कीड़े वाली बड़ी समस्या आती है। जो वैरायटी है उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से क्या ध्यान रखा जाता है कि उनमें कीड़े ना लगे, और इसमें लगाने में क्या खर्चा आएगा, उन सब चीज़ों पे थोड़ा डिटेल में बताएं। लगाने में लगभग किसान की वही मेहनत है, गड्ढे खुदाई करना, लेआउट करना, ड्रिप का जो खर्चा है उसमें 85% सब्सिडी हो जाती है। और जो पौधों की कीमत है लगभग 80 से 100 रुपये अमरूद के पौधे की कीमत रहती है। जो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं चाहूँगा कि क्योंकि जो पौधा है फल पौधे से ही मिलता है, तो जो पौधे खरीदने में विशेष सावधानी रखें। जो भी हरियाणा सरकार जो बागवानी विभाग है उससे मान्यता प्राप्त नर्सरियाँ या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, उन दोनों से मान्यता प्राप्त जो नर्सरियाँ हैं उन्हीं से पौधे खरीदें। और पौधे खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि पौधा 2.5 से 3 फुट कम से कम हाइट हो और उससे बड़ा भी ना हो 3 से।
ये भी कह के बेच देते भी 3 साल का जी फल लगने शुरू हो जाएंगे, तो वो भी चल नहीं पाता, क्योंकि जितना बड़ा पौधा वहाँ तैयार करोगे जड़ उतनी कट के जाएगी उसकी। तो जो मूसला जड़ होती है जिस पे खड़ा रहता है पौधा, वो दोबारा नहीं आती फिर। और जब जो ही वो फ्रूटिंग में आता है, आंधी तूफान मान लो एक साथ आ गए, फल का वेट है पौधे पे, तो वो गिर जाते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। वो 3-4 साल बाद पता चलता है किसान को। तो हमें ये समझाते रहते कैंप के द्वारा किसानों को भी वहाँ से खरीदे। हो सके तो पौधे को थैली में ही जो तैयार है ना पौधा, 8 से 10 किलो की थैली में वहीं से वही पौधा लें, गाची वाले को अवॉइड करें। अगर गाची वाला लेना है तो भी कम से कम 2-2.5 किलो की गाची उसके साथ हो, अपने आगे देख के खुद नर्सरी की विजिट करें। पौधों का स्वास्थ्य वैसे ही दिख जाएगा। पौधा दिखने में पहली बात तो स्वस्थ होना चाहिए, उसमें वहाँ दिखने में तो कोई बीमारी ना हो, ये इसका सावधानी रखें। दूसरा, अमरूद में निमेटोड की एक बहुत ज़्यादा समस्या है, सूत्रकृमि रोग। सूत्रकृमि रोग है, जड़ों में गांठें हो जाती हैं, तो पौधा चलता नहीं, उसमें कुछ भी खाद डालते रहो, कुछ भी करते रहो, और वो पौधे को मतलब बड़ा होना ही नहीं देता। तो उसका क्या करें किसान, कैसे? उसका ये है कि नर्सरी में जहाँ भी जाओ उनकी रिपोर्ट चेक करो जी, आपकी नर्सरी की, क्योंकि हम समय समय पर उनकी निमेटोड की जांच करवाते रहते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट रहता है। उसका बचाव यही है कि रजिस्टर्ड नर्सरियों से ही पौधे खरीदें। हमारे जैसे सेंटर हैं इंडो इजराइल के सहयोग से, बुन्ना में हमारा सेंटर है, वो अमरूद का ही सेंटर है। अमरूद की हर वैरायटी हम वहाँ तैयार करते हैं इजरायली तकनीक से, ठीक है। बीमारियों का उससे हाँ, जो मिट्टी हम लेते हैं थैलियों में, उसको स्टरलाइज करते हैं पहले। तो जो मिट्टी जनित जो रोग होते हैं, निमेटोड हो गया और कोई फंगस होगी, ये सारे उसमें संभावनाएं नील हो जाती हैं। और एक हमारा सेंटर है मांगियाना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट। वहाँ पे जो नींबू जाति के जो पौधे हैं, अनार है, खजूर है, ये हम वहाँ किसानों के लिए तैयार करते हैं और एक रीजनेबल रेट पे किसानों को हम अवेलेबल करवाते हैं। इन सभी की एडवांस बुकिंग होती है। CSC सेंटर से किसान अपने घर से ही बुकिंग कर सकता है, उसमें अपने एडवांस पेमेंट भी वहीं से जमा हो सकती है अपने पास से ही ऑनलाइन, और नेक्स्ट सीजन में आपको पौधे उसमें मिल जाएंगे। उसमें हमने नर्सरी नेट का एक पोर्टल बनाया हुआ है, तो उसमें शो भी होता है भाई इस सेंटर पे इतने इस वैरायटी के पौधे बैलेंस हैं, और जो ही मैंने बुक करवा दिया, मान लो 100 तो 100 घट के ही दूसरा खोलेगा, तो उसको घटी हुई संख्या मिलेगी भी, जितने बचे हुए हैं वहीं पे। तो इसमें आने जाने की न दिक्कत है, और क्वालिटी की 100% गारंटी रहती है विभाग की। ओके सर, एक ये होता है कि आमतौर पे किसान जो प्राइवेट नर्सरीज होती है या गवर्नमेंट नर्सरीज होती है, तो प्राइवेट नर्सरीज में और इनमें कितना क्या फ़र्क रहता है? प्राइवेट अगर रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट से और NHB से, तो कोई खास अंतर नहीं रहता। वो तो नॉर्म्स सारे जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है वो नॉर्म्स उसको भी करने होते हैं। फिर भी और जो गवर्नमेंट की है वो हम तो करते हैं, क्योंकि हमें तो सरकार पे करती है। हमारा तो ध्येय किसानों को मतलब अच्छी क्वालिटी के पौधे देना होता है, हमारा कोई उसमें लालच नहीं होता पर्सनल, ठीक है। तो हम तो उसको 100% मैं मानता हूँ, जो हमारी नर्सरियाँ हैं उसमें तो 100% क्वालिटी के ही पौधे मिलेंगे। और प्राइवेट वाले वो भी अच्छी देखभाल करते हैं, कुछ एक आध नहीं करता है तो उसका दिख जाता है। अगर उसके पौधे कमज़ोर हैं तो बहुत सी नर्सरियाँ हमने रजिस्टर्ड कर रखी हैं, चॉइस है किसान के पास, उसको छोड़ो दूसरी से ले लो। बिल्कुल, कोशिश करो सबसे पहले सरकारी से लो, हमारे सेंटरों से। वहाँ बुक नहीं होते तब हमसे पूछ भी सकते हैं, या अपने आप विजिट करके भी मतलब देख के ले सकते हैं। और एक चीज़ क्या ऐसा होता है कि भी जैसे आप कोई व्यक्ति है जिसको किसान है, उसको सब्सिडी के लिए लेना है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं जो पौधा है वो कहीं और से लूँ और सब्सिडी यहाँ से लूँ, ऐसा कोई मतलब बंधन है कि उनको यहीं से पौधा लेना पड़ेगा, या ऐसा कुछ रूल होता है इसमें? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। किसान फ्री है, कहीं से भी कहीं ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कहीं से भी लो। हमें ये NHB इंडिया में है तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जी, और बाहर कहीं से से तो भी भी ले हमें सकते हैं। हाँ जी, फ्री है किसान। और अब बात करते हैं बेर की। बेर के लिए क्या कुछ उनकी लागत रहेगी, कितने टाइम में उनको फसल मिल जाएगी, 1 किले में कितना उनका खर्चा आ जाएगा? हाँ, लागत का तो पौधों की कीमत पे ही है, बाकी जो ऑपरेशनल है खेत में जो काम होना है वो लगभग सभी में सेम रहता है। किसी में ज़्यादा गहरे लगाते हैं तो गड्ढे ज़्यादा हो गए, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। बेर का और खजूर का लगभग दूरी एक समान रहती है, इसका भी वही रेट है, लगभग 80 रुपये के आसपास प्रति प्लांट। 1 किले में कितने लग जाएंगे? ये भी अगर 30 बाई 30 या 25 बाई 25 पे लगाएं तो खजूर के बराबर ही लगेंगे। अगर हाई डेंसिटी पे लगाएंगे तो फिर ये 20 बाई 20 पे लगाएंगे तो 120 हो जाएंगे। आपस में फिर वो उनके मतलब हाँ, आपस में मिलना रहता है, मिलने का ज़्यादा खतरा रहता है। कटाई छटाई ना, जितने ज़्यादा आप डेंस प्लांटेशन करेंगे, नज़दीक नज़दीक पौधे लगाएंगे, तो उसकी हर साल उसकी काट छाट ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके,
और एक जैसे नींबू और बेर दोनों में ही कांटों वाली समस्या आती है, कांटे होते हैं, तो उसमें किसानों को प्रॉब्लम नहीं आती? ना देखो, कांटे तो नेचर का वरदान है पौधों को अपने आप बचाने के लिए। जी। ठीक है, और यहाँ के जो पौधे हैं ना शुष्क एरिया के, उनमें कांटेदार पौधे ही ज़्यादा चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि अब जो दस्ताने आते हैं, सारी चीज़ ग्लव्स आते हैं पहनने के, एक्सपर्ट लेबर रहती है, वो तोड़ देती है आराम से। नींबू फायदा का ये रहता है, रोज़ या गाय है नील गाय, ये नुकसान कम करती है इन पौधों को कांटे होने के कारण। नींबू के बारे में अगर हम बात करें तो नींबू में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ भी आती हैं, लाइक बारहमासी नींबू जिनको बोलते हैं, या ये कलकत्ता की वैरायटी है, ये यहाँ की वैरायटी है, इस तरह से कई सारी वैरायटीज़ रहती है नींबू में। तो कौन सी चूज़ करनी चाहिए और इसमें कितनी लागत और सब्सिडी रहेगी? तो उसका ये तो एक तो अपनी मार्केट देखनी चाहिए आसपास। सबसे पहले किसानों को भी मंडी में एक बार सर्वे करने लगाने से पहले कौन सी वैरायटी ज़्यादा चल रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा। ये सारा खेल डिमांड और सप्लाई का ही होता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, उसके रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। और अगर सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है तो उसके रेट नहीं मिलेंगे। तो एक तो थोड़ा सा मोटा मोटा, आजकल तो पढ़े लिखे हैं, ये सब हर किसी के पास स्मार्टफोन है, उस पर सर्वे आते रहते हैं, वो चेक कर लें, उसके हिसाब से ही क्रॉप लगाएं। या फिर ज़िले के जो बागवानी अधिकारी हैं, उद्यान विकास अधिकारी बैठते हैं हमारे सभी ब्लॉक्स पे, उनसे संपर्क करके उनसे भी राय ले सकते हैं। एक्सपर्ट से, HAU के साइंटिस्ट हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं किसान भाई। तो उसके बाद अपनी मिट्टी और पानी चेक करवा के, मिट्टी और पानी की रिपोर्ट अगर सही है, उसमें जो क्रॉप आप लगाना चाहते हो वो हमें दिखा दें, हम बता देंगे भी वो रिपोर्ट के अनुसार आपकी मिट्टी और पानी सही है कि नहीं इन पौधों के लिए। तो वही पौधे अपनाएं किसान, ताकि उसको आगे चल के नुकसान ना हो। तो सर, कंटिन्यू करने से पहले मेरा बीच में से ही आपने टॉपिक ही छेड़ दिया, मैं पूछने वाला था। मिट्टी की जांच वाला जो इशू आता है, इसमें हर एक जो फसल है या कोई फल सब्जियां जो भी लगा रहे हैं, हर एक किसान करवाते नहीं हैं। करवाने से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या चीज़ें उनको पता चलती? देखो जी, मिट्टी और पानी अगर चेक करवा लेते हैं तो किसान का खर्चा भी बचता है बहुत सा, और उसकी मेहनत भी बचती है। और बागवानी में तो उसकी सारी चीज़ें ही बच जाती हैं। बागवानी में बगैर मिट्टी और पानी चेक करवाए अगर आप कोई क्रॉप लगा लेते हो, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है जो मिट्टी और पानी के लिए, तो वो ख़राब हो जाती है, तो सारा खर्चा ही उसके नुकसान में चला जाता है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मिट्टी और पानी तो चेक करवाना ही करवाना है। 100% ही करवाने चाहिए, और बल्कि हर साल या न करवाए तो एक साल छोड़ के करवा ले तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर ट्यूबवेल का पानी तो वो भी चेंज होता रहता है, नहर का तो चलो ठीक है। अगर बात करें नींबू के बाद में किन्नू और मौसमी, इनके बारे में क्या खर्चा है और क्या इन पे सब्सिडी है? किन्नू और मौसमी का भी लगभग 80-100 रुपये के आसपास रेट रहता है पौधे का। गड्ढे खुदाई का वो सेम है। 20 बाई 20 पे लगाएंगे तो 120 लगेंगे, अगर 15 बाई 15 पे लगाएं तो दुगने हो जाएंगे पौधे। ठीक है, हाई डेंसिटी पे भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो नींबू जाति के पौधे हैं, इनमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनमें ये ट्यूबवेल के पानी में कामयाब नहीं है। अगर किसान के पास नहरी पानी अवेलेबल है ना, तो वो नहर का पानी है और इतना पानी है कि उन पौधों को वो दे सके तो ही इनके लिए जाए, नहीं तो पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। किन्नू नींबू मौसमी पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्वालिटी वाटर की जरूरत है। अच्छा पानी होना चाहिए। नहरी पानी को ही मानते हैं। ट्यूबवेल का पानी क्या है, ज़्यादा ट्यूबवेल चलाएंगे, हो सकता है इस साल बहुत अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़्यादा खिंचाई होगी, पानी ज़्यादा निकाल लिया हमने, तो वो चेंज हो जाता है। और उस पानी को ये नींबू जाति के पौधे कम मानते हैं। ठीक है, सेम माल्टा के लिए भी सेम? हाँ, नींबू जाति में सारे आगे, किन्नू मौसमी नींबू है जी। आंवला की अगर हम बात करें तो आंवला के अंदर क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए? और मैंने बहुत कम आंवला का कहीं देखा ही नहीं है, तो लोग इसमें तो मुझे लगता है इंटरेस्ट लेते ही नहीं होंगे, और खजूर के भी नहीं देखे हालांकि। तो आंवला के बारे में बताइए, क्या इसके बेनिफिट है और क्या सब्सिडी मिलेगी, कैसे करेंगे? आंवला एक किस्म से औषधीय पौधा है जी। आंवले के तो बाबा रामदेव बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं जी। अगर, क्योंकि एज रा जो कच्चा जो आंवला है 5 से 10 रुपये किलो जाता है किसान का। जी। 1 से 2 क्विंटल तक एक पेड़ पे आराम से हो जाता है। हाँ, इसमें पाड़ा जो ठंड से बचाव का थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है। बड़ा पेड़ हो जाता है तब उसको ढक तो सकते नहीं, तो हो सकता है मतलब लाइट फ्रीक्वेंट इरीगेशन दे के उसको हम बचा सकते हैं, जैसे अन्य फसलों को बचाते हैं हल्की सिंचाई करके उस समय। ठीक है, या तनों पे अपना ये कली वगैरह का लेप करके उससे बचाया जा सकता है। ओके। और आंवला नो डाउट इस एरिया में अच्छा हो जाता है। ये आंवला और अमरूद जो है, थोड़ा सा जो ट्यूबवेल का पानी है उसको भी मान लेते हैं आंवला, अमरूद और बेर,
ये इजीली हो जाते हैं, इनको ज़्यादा अगर क्वालिटी का पानी नहीं है तो भी चल जाते हैं। सिर्फ है कि आज कच्चा बेचोगे तो आपको कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट इसको खा नहीं सकता, कंज्यूम नहीं कर। ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये मुरबा बना लिया, जैम जेली है, इसके लड्डू बना लिए, जूस निकाल दिया, अलग अलग वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, अचार बना लिया, मुरब्बा अचार 100 रुपये किलो बिकता है, वैसे किलो बिकेगा 5 रुपये 10 रुपये। तो ये जो गैप है ना, वो फार्मर खुद कर नहीं पाता। अगर फार्मर इसमें चला जाता है प्रोसेसिंग में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ऐसा मोदी साहब ने भी कहा था कि किसान जो इस तरह की चीज़ें लगाते हैं उनको अगर खुद प्रोसेस करना सीख लें तो अपनी इनकम को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अभी बात करें सर एक नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी केले जो है वो लगभग साउथ साइड से हरियाणा में आते रहे हैं या उत्तर भारत में आते हैं, ज़्यादातर खेती साउथ में की जाती है। तो अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही एचयू के अंदर सेमिनार को अटेंड किया था और वहाँ पे जो एचयू का आपको बताया था कि कैसे किसान भाई हैं वो केले का कर सकते हैं। तो अभी इस साइड में जो केले की खेती है उसके लिए नस्ल डेवलप की गई है, ब्रीड डेवलप की गई है, इसके ऊपर क्या किसानों को बेनिफिट मिलता है और कैसे इस पर कर सकते हैं? केले को थोड़ी सी मॉइस्चर का ज़्यादा रहता है नमी वाला इलाका में। जहाँ अगर मान लो कोई किसान कर भी रहा है तो नहर के किनारे उसका खेत है या कहीं नदी नाला लगता है तो उसके पास खेत है, जो माइक्रो क्लाइमेट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे, मॉइस्चर ज़्यादा रहे, नमी, तो वहाँ अच्छा चल सकता है। कुछ किसान यहाँ हिसार ज़िले में भी अपने करें, नारनौंद के पास हैं जैसे, बहुत अच्छा 3-4 साल से अच्छी क्रॉप ले रहा है किसान। सिर्फ उसको जैसे पाड़े से बचाव में दिक्कत आती है या फिर कई बार अपने यहाँ ओलावृष्टि हो जाती है फरवरी माह में आंधी तूफान के साथ, तो उनमें नुकसान होने का भय रहता है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें, इनसे बचाव किया, जैसे नेट लगा लिया ऊपर से किसान ने, उसमें कर लिया, नेट पे भी हम सब्सिडी देते हैं। और पाड़े से बचाव का तरीका अपना ले, हल्की सिंचाई का या कुछ इस तरह का, या बाउंड्री पे ऐसे फेंसिंग पे जैसे बड़े पौधे लगा ले जो विंड ब्रेक का, हवा को रोकने का काम करें, तो इस तरह के नुकसान से बचा जा सकता है। और केला भी नो डाउट अच्छा, जो टिश्यू कल्चर का केला है G9 वैरायटी बहुत अच्छी कर रहे हैं किसान को। एचयू में भी हमने देखा और हमारे किसानों के यहाँ भी देखा है। ओके, सब्सिडी कितनी क्या है? सब्सिडी 50% है जी इसमें। लगभग सब में 50 है। लगभग 50 है सब में। खजूर और अनार जो हैं टिश्यू कल्चर के, उनमें 75% है। ओके, पपीते की बात करें तो पपीते में क्या जो है लागत लगती है और कैसे इसकी खेती? पपीते का जो पौध है तैयार करने पे 30-35 रुपए का एक पौध मिलती है किसान को, हमारे सेंटर पे भी तैयार होती है, इतना खर्चा आ ही जाता है। पपीता बहुत अच्छी खेती है। मैं तो किसानों को कहना चाहूँगा कि जो भी जितने मैंने अभी बताए, खजूर, अमरूद, बेर, आंवला, नींबू, किन्नू के बाग, उनमें से किसानों को जो बीच में खाली जगह बच गई, क्योंकि ये सारे ना 3 साल के बाद फ्रूटिंग में आएंगे, तब तक किसान क्या करेगा, तो हम चाहते कि उसमें ऐसी टेक्निक आए उसमें बीच में पपीता ले किसान, एक रो, या अगर ज़्यादा गैप है तो 2 रो ले उसमें। पपीते ने 3 साल तक मैक्सिमम चलना है, 8-9 महीने बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है इसमें, 12-13 महीने के बाद फल दे देगा ये। तो 3 साल तक इसका फल ले, तब तक उस जो बाग लगाया हुआ है हमने वो भी फ्रूटिंग में आ जाएगा और ये क्रॉप अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हरियाणा में स्ट्रॉबेरी का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, और अभी जैसा कि मेरी सर आपसे बात हुई थी तो स्ट्रॉबेरी के बारे में अभी किसानों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से करें और क्या क्या चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए? स्ट्रॉबेरी का हब है हिसार ज़िला। ओके, बिल्कुल पूरे इंडिया में मतलब दूसरे नंबर पे है पैदावारी में। सियाड़वा जो गांव है, इधर रायपुर है, इन गांव में पूरे पैच में कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है हर साल। ओके, और कुछ साथ लगता भिवानी ज़िले के गांव हैं, चनाना वगैरह, उनमें भी स्ट्रॉबेरी इतने ही लगभग 100 एकड़ में वो ज़िले में भी होती है। कितनी लागत इसमें आती है? इसमें लागत शुरुआत में ज़्यादा आती है किसान की, क्योंकि पौधा जो 5-6 रुपये का एक प्लांट आता है तो वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो हमें ना उस जो पौधा लेके आता है किसान, उन पे प्रति एकड़ 20,000 जो पौधे लेके आता है किसान, उस पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को 50% सब्सिडी के रूप में उसमें मदद करते हैं किसान की। दूसरा, उसमें मल्चिंग सीट लगाता है किसान, तो 6500-6400 रुपये प्रति एकड़ उसमें उसकी मदद कर देते हैं किसान की। जो ड्रिप इरिगेशन यूज़ करता है उसमें 85% सब्सिडी है MI कार्डा के थ्रू। उसके बाद पाड़े से बचाने के लिए आपने देखा होगा लो टनल यूज़ करता है किसान उसमें, तो 40,000 रुपये प्रति एकड़ उसमें हम उसमें मदद कर देते हैं। जो मोम की परत बिछाई जाती है उस वो ज़मीन पे बिछाई जाए उसको तो मल्चिंग सीट कहते हैं। ओके,
ठीक है, वो पूरे साल चलती है। लेकिन पाड़े से बचाने के लिए ना सुरंग सी बना देते हैं यूँ, वो तार लगा के गोल गोल, उसके ऊपर हल्का वाइट कलर का पॉलीथीन है, तो उसको लो टनल कहते हैं। उसमें 40,000 रुपये तक हम मदद करते हैं। इसके बाद जो घुलनशील खादें उसमें चलती हैं, जो भी खाद चलती है NPK के जितने भी वेरिएंट हैं, उसमें भी हम 10,000 रुपये तक प्रति एकड़ एक किसान को 50% में मदद करते हैं। इसके अलावा जो पैकिंग मटेरियल है, जिसमें बॉक्स बनते हैं, पीनट है, बाहर गत्ते का डब्बा है, उसमें भी 50% एक किसान की हम मदद करते हैं। और इवन जो मार्केटिंग करते हैं उसमें भी जो हमारा FPO के जो प्रोजेक्ट हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO बनाए हुए हैं किसानों ने, शाड़वा वालों ने, सभी ने क्लस्टर बनाए हुए हैं, तो उसमें मार्केटिंग के लिए जो उनको गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी में भी मदद करते हैं और उनकी बिकवाने में भी मदद करते हैं। मार्केटिंग के लिए गाड़ी कहाँ से कैसे मिलती है, या खुद? डिपार्टमेंट ही 50% सब्सिडी पे देता है। ओके, किस तरह की गाड़ी, मतलब पिकअप टाइप में या? पिकअप है, जो भी उनको कन्वीनियंट समझे, जैसे पिकअप है, कैंटर है, जितना भी उनका लोडिंग का माल एक बार में चला जाए, 2 बार में चला जाए, कैसी भी गाड़ी हो जाए। ओके, तो उस गाड़ी पे 50% उनको सब्सिडी मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें आवेदन प्रक्रिया की और सब्सिडी का जो प्रोसीजर है, ये कैसे फॉलो करना होगा किसान को, कैसे आवेदन करना होगा और क्या प्रोसीजर इसका सारा? आवेदन के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस साल से हमारी ना सारी स्कीमें ऑनलाइन है जी। किसान घर बैठे और CSC सेंटर से, कंप्यूटर सेंटर्स जो गांव में खुले हैं, उनसे भी वहीं से अप्लाई कर सकता है। पहले आओ पहले पाओ पे हमारी सभी स्कीमें, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मौका मिलेगा, उसके बाद उससे अगले को मिलेगा। तो स्कीम बड़ी सीधी सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ऑनलाइन है। आप घर से भी कर सकते हो, कंप्यूटर सेंटर से भी अप्लाई करो, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वहाँ अपलोड कर दो। उसके बाद HDO जो हमारे बैठते हैं ब्लॉक लेवल के अधिकारी, उनके पोर्टल पे शो हो जाएगी। उनके अपनी ID पासवर्ड है, वो चेक करते रहते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। किसान के पास मैसेज आता है भी आपकी फर्द कम है या बिल कम है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है चेक लिस्ट के हिसाब से, वो उसके पास मोबाइल पे मैसेज आता है। किसान कंप्यूटर सेंटर पे जाके वो अपना अपलोड कर देता है। डायरेक्ट फेस टू फेस आने की जाने की मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद HDO अगर उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर वेरीफाई करने उसके खेत में जाते हैं। ओके, फील्डमैन और HDO के साथ उसका खेत में जो उसने कागज़ दिए हैं, बिल दिया, उसके हिसाब से खेत में देते हैं उतने ही एकड़ में उसने वो चीज़ लगा भी रखी है कि नहीं। फिजिकली उसको फ़ोटो लेते हैं GPS लोकेशन में, वो फ़ोटो साथ लगा के, और DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, किसान के खाते में हम पैसा डाल देते हैं। ओके, तो मतलब जैसे पौधे वगैरह हैं, वो स्टार्टिंग में सब्सिडी काट के नहीं मिलते उनको, या पहले पैसे देने पड़ेंगे बाद में सब्सिडी आएगी? कितने टाइम बाद आती है? क्योंकि किसान फ्री रहता, कहीं से भी खरीद सकता है, तो हम उनके किस किस के खाते में डालेंगे, और किसी के खाते में डालते हैं तो कल नहीं ये ऑब्जेक्शन आता भी वहाँ से डिपार्टमेंट खरीदवा रहा है, तो फिर हमारे पे एलिगेशन, हमने फ्री किया किसानों को, कहीं से भी खरीदो अच्छी क्वालिटी के, निर्धारित कर दिए मानक, भाई वो मान्यता प्राप्त हो, टिश्यू कल्चर की लैब से हो या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, वहीं उन्हीं से खरीदो आप, वो थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी खरीदें। ओके, तो दोस्तों ये जो जानकारी है, वेबसाइट भी मैं बता देता हूँ। वेबसाइट सर क्या है इसकी, जहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं? जी, वेबसाइट है www.hortaryanaschemes.gov.in। ओके, और जो विभाग है उसके नाम मैं बता देता हूँ, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये ऑल इंडिया के जो भी किसान भाई हैं सीधा इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, ये भी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, खुशहाल बागवानी के नाम से हमारा पोर्टल है। ओके, आप खुशहाल बागवानी लिखोगे तो उसमें हमारा पोर्टल अपने आप खुल जाएगा। ओके, उसमें सारी 16-17 जितनी भी हमारी स्कीमें, जो भी सर्विस किसानों को देते हैं, वो सारी उसमें, और सारी अब की बार से हमारे RTS में आ जाएंगी, राइट टू सर्विस एक्ट में। उसमें क्या, हर एक का टाइम निर्धारित होता है। मतलब किसान ने अप्लाई किया, HDO 7 दिन तक उस पर यस और नो करेगा, फिर वो DHO के पोर्टल पे आ जाएंगी। DHO भी उसमें निर्धारित 5 या 7 दिन मिलते हैं, उसमें चेक करके उसको परमिशन दे देगा। उसके बाद वो अपना बिल अपलोड करेगा, फिर वेरिफिकेशन होएगी, और फिर उसके खाते में लगभग 1 महीने का ही प्रोसेस है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी को आने जाने की ज़रूरत नहीं है, चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। उसको समय समय पर मैसेज भी मिलता रहता है। ओके, तो दोस्तों ये जो जानकारी है मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो प्रैक्टिकल जहाँ पे लगे हुए हैं अनार खजूर वगैरह की जो फार्मिंग किसानों ने की हुई है, वहाँ पे जाके DHO साहब से मैं लिस्ट ले लूँगा कौन कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूँ DHO साहब दे देंगे लिस्ट मुझे, उनके पास सारी डिटेल्स रहती हैं। तो वहाँ पे जाके भी जो किसान हैं उनसे रियल फीडबैक भी आपको दूंगा।
इसके अलावा मशरूम उत्पादन पे भी किसानों को जो एससी कैटेगरी के जो किसान भाई अनुसूचित जाति के लिए, उनके लिए 90% अनुदान पर हम मशरूम में मदद करते हैं किसानों की। वो कोई आयरन स्टैकिंग करना चाहता है, जो बांस पे या लोहे के पाइपों पे सब्जी उगाना चाहता है, तो उस पे भी 90% तक उनके लिए अनुदान की सहायता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित मद में, हाँ, जर्नल करना चाहता है तो उसके लिए 50% है। एससी कैटेगरी का तो 90% सब्सिडी है। बीसी नहीं, फिर जनरल और एससी दो ही कैटेगरी है। ओके। बीसी भी जनरल में ही काउंट होते हैं। तो इसके अलावा जो सामुदायिक तालाब और इंडिविजुअल तालाब बनवाते हैं पानी भंडारण के लिए, अब जैसे नहर का पानी इकट्ठा कर लिया, जब जरूरत हो तब फसलों में दे दिया, नहीं तो नहर का जिस दिन वार है उसी दिन देना पड़ेगा। हो सकता है उस दिन बारिश हो रखी हो, ना देना चाहते हो आप, तो उसके लिए हम तालाब बनवाते हैं किसान के खेत में। उसमें 70 से 100% तक हम सब्सिडी किसानों को देते हैं। ओके। इसके अलावा संरक्षित मद है, जैसे प्रकृति से नुकसान हो जाता है फसलों का, बारिश कीट पतंगे इतनी बीमारियां होगी, उनसे भी फसलों को ज़्यादा नुकसान, तो नेट हाउस की एक हमारी नेट हाउस लगवाते हैं 65% सब्सिडी पे। उसमें वर्टिकल खेती होती है, बेल ऊपर की तरफ जाती है, तो उसमें 4 एकड़ की जो फसलें हैं वो 1 एकड़ में ही किसान ले पाता है। ओके। तो उसमें लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा है और अच्छी स्कीम चल रही है, तो वो भी हम किसानों की मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट है, मशरूम की हाईटेक यूनिट है, उसमें 40% तक सब्सिडी है, इंडिविजुअल किसान भी अगर लगाना चाहता हो तो। और जो एफपीओ बना के, समूह बना के अगर किसान कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता हो, इंटीग्रेटेड पैक हाउस है जैसे, 25 लाख से लेके 6 करोड़ तक के 70 से 90% सब्सिडी में किसानों के यहाँ बनवाते हैं। ओके। तो जो सब्सिडी है ये इनमें जैसे कि आपने बताया 25 लाख से 6 करोड़ तक का ना, तो ये स्टार्टिंग में किसान को लगाना पड़ेगा या सब्सिडी काट के मिलेगा इनको? नहीं, सब्सिडी जो कुछ हिस्सा किसान का लगता है, 10-20% हिस्सा किसानों का मिला के लगेगा, बाकी सब्सिडी उनके खाते में आ जाएगी। ओके, मतलब शुरुआत में उनको लगाना पड़ता है। हाँ, बैंक कैंडिडेट बैंक से लोन ले लेते हैं। ओके। हाँ, वो बैंक में चली जाती है अमाउंट, उस पर लोन, उस पर ब्याज भी नहीं लगता किसानों को। ओके। तो ये थी दोस्तों जानकारी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और जहाँ जहाँ पे फार्मिंग हो रखी है वहाँ पे मैं सर से इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँगा, विजिट करूँगा और आपके लिए प्रॉपर फीडबैक भी दूंगा कि कैसे जो है किसान भाई कर रहे हैं और कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और आप लोग परंपरागत खेती से हटके यदि बिजनेस करना चाहते हैं, इस खेती में आना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और अभी के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, नमस्कार। मिलते हैं दोस्तों नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।